ओके। हेलो एवरीवन। हेलो हाय नमस्कार सभी को। फटाफट अब आप सभी लोग आ जाइए भाई। हम लोग आज सेशन डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो भी आपका टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन कर रहे होंगे। तो हमारे सामने स्क्रीन पर पहला सवाल आपको दिख रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और आपके टेस्ट का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जो कि परसेंटेज टॉपिक पर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है। इस तरह के सवाल हमने बहुत बार आपको क्लासेस में कराया है और किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देख लेते हैं। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या जो है 45,840 है। यदि पुरुष की संख्या में 25% की और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या 55,284 हो जाती है। गांव की वर्तमान जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर बताएं। तो देखिए भाई, कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है कुल 45,840। ठीक है ना। और ये बढ़ के कुल हो कितनी गई? तो ये बढ़ के कुल हो गई है 55284। 55284। अच्छा, इसमें कुल है कौन? तो इसमें है आपका मेल और फीमेल। इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। आपका जो पुरुष है वो 25% से बढ़ा है और जो फीमेल है वो आपकी फीमेल जो है वो 15% से बढ़ रही है। अभी देखो, हमने क्वेश्चन ही लिखा है। फिर से रिकॉल कर दूं तो कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या, एक शहर है, सिटी की पॉपुलेशन 45,840 है। ठीक है ना। और वो इसमें पुरुष और महिला है, जिसमें आपका जो पुरुष है वो 25% बढ़ा और महिला 15% बढ़ी और बढ़ के कुल हो गई 55284। 55284। तो कुल कितने बढ़ गए पहले हम ये निकाल लें। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 9 और 444, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। 9,444 ये आपका डिफरेंस, मतलब कुल इतना बढ़ गया जो मेल और फीमेल मिला के है। ठीक है। हाँ, अब कह रहा है कि भाई 25% मेल बढ़े और 15% महिला बढ़ी। तो हेल्प ऑफ द जेएसएम अप्रोच, जो मिनिमम है वो है 15%। देखो, इस पूरे में कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। ये 25 बढ़ा, ये 15 बढ़ा, तो मिनिमम जूनियर सेटिस्फैक्शन वैल्यू क्या है? वो कौन सी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है? तो ये 25, ये 15, तो 15% तो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब मिनिमम 15% मेल और फीमेल दोनों बढ़े हैं। तो 15% दोनों बढ़े हैं, ये भी बढ़े हैं, ये भी बढ़े हैं, तो दोनों को मिला के यही ना आएगा। तो 45840 का आप 15% निकालिए डायरेक्ट। ठीक है ना भाई, 15% आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट इनको 15% निकालेंगे बच्चा, देखो कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैल्यू, तो आ जाएगा आपका 15%। डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे आप तो 6876, ये आ जाएगा आपका 15%। तो 15% की वैल्यू आपकी आ गई 6876। 6876। अब जबकि कुल कितना बढ़ा है? तो 9,444। 9,444। तो 9,444 में से आप 6876 निकाल दीजिए। 9,444 में से आप 6876 निकाल देंगे तो 2568 आ जाएगा। तो ये जो 2568 आ गया, ये कौन है? तो ये जो 2568 आ गया, ये आपका जो हमने मेल 10% छोड़ दिया वो है। ठीक है ना, क्योंकि 15% मेल, 25% मेल और 15% फीमेल है, तो 15% तो मिनिमम दोनों बढ़े। तो इनका 15% निकाल दिया, जो आया उसको इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो कौन बच गया? मेल का कितना परसेंट? 10%। तो मेल का जो 10% हिस्सा है वही है आपका 2568। तो मेल का 100% हिस्सा क्या हो जाएगा? तो 2560। 25680। क्लियर है? पक्का? बताओ, कोई तकलीफ समस्या तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप सभी को। क्यों? क्लियर है? अब ये हमारा मेल हो गया, तो फीमेल कितना है? तो 45,840 में से घटा दो इसको, तो फीमेल भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस कर दो भाई, तो हो जाएगा 0 वार और हो जाएगा आपका 14। 14 में से 8 निकल जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये 7 में से गया 6। ठीक है, फिर 0 1 2। सही लिखा क्या? ज़्यादा लिख दिया क्या मैंने? 2016। 2016। ठीक है, तो 2016। क्लियर है भाई? बताओ, क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है ना भाई? 0 8 2 10 4 14 के 4 हाथ में आए 1 6 1 7 1 8 और इधर 5 और 2 2
4। क्लियर है? तो इसका मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस फाइनल मत निकालना, देखो 0 0 तो खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट प्लेस, ये देखो 0 हटा दो तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा 2। तो 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, तो 2 डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी नहीं हो सकता भाई, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसका फाइनल डिफरेंस निकालेंगे ना तो पूरा डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, यहाँ यूनिट ये 0 0 हटा दो तो यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। तो पूरा घटा करके हम टाइम वेस्ट क्यों करने जाए, थोड़ा दिमाग लगाइए, खोपड़ी लगाइए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे जो 2 है वो सिर्फ डी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन डी। ठीक है ना, सही आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आइए, थोड़ा सा नंबर टेक्निकल है, गंदे नंबर्स हैं, तो थोड़ा सा नंबरों का ध्यान रखेंगे आप, बस और कुछ नहीं करना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया भाई। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि एक कंप्यूटर की कीमत मोबाइल फ़ोन की तुलना में 80% अधिक है। तो एक जो कंप्यूटर की कीमत है ना, वो मोबाइल फ़ोन की तुलना में 80% अधिक है। देखो बच्चा, 80% होता है 4/5। कंप्यूटर की कीमत जो है वो मोबाइल फ़ोन की तुलना में 80% अधिक है। तो अगर आपका कंप्यूटर 5 है तो मोबाइल फ़ोन अगर 5 है तो कंप्यूटर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि कंप्यूटर की कीमत लागत में 25% की कमी की जाए और मोबाइल फ़ोन की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए, तो मूल लागत की तुलना में दो कंप्यूटर और तीन मोबाइल की कुल लागत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। तो डायरेक्ट निकाल लो यार, ठीक है ना, डायरेक्ट निकाल लो। देखो कंप्यूटर की कीमत में 25% की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है, इसमें 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज चेंज देखो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कह रहा है कि दो कंप्यूटर, कहाँ गया भैया, किधर गया भैया, मूल लागत में क्या, दो कंप्यूटर 3 मोबाइल, तो दो कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर का मूल्य 9 है, दो कंप्यूटर का मूल्य ये हो जाएगा, और कमी कितना है, 25% की कमी हो गई, प्लस 3 मोबाइल फ़ोन, तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 5 है और 3 मोबाइल फ़ोन है, और इसमें 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो डायरेक्ट इसका आप 20% कर लीजिए भाई, ठीक है ना, ये आप कर लीजिए 20% डिवाइड बाई किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल क्या है हमारा भाई, दो कंप्यूटर है हमारा तो इंटू 9, प्लस 3 मोबाइल है तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करना है, देखो स्पेस तो कहीं दिख नहीं रहा, थोड़ा स्पेस का अभाव है अपने पास, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे बेटा तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 4.5% डिक्रीज, अप्रॉक्स पूछ रहा था, 4.5% डिक्रीज मतलब डी ऑप्शन, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट, या दो रास्ते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, 25% डिक्रीज कर लो तो 9 का 25% निकालेंगे तो 2.25 आएगा कमी, और यहाँ 20% वृद्धि तो 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। तो डायरेक्ट जो कमी आई 2.25 और जो वृद्धि हुआ 1, उसके हेल्प से भी उस नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेशन अलग नहीं किया, हमने डायरेक्ट, देखो 9 को 2.25 ही आएगा ना भाई, 25% कम करेंगे तो, ठीक है। दो है उसका नंबर ऑफ जो आर्टिकल है, और ये जो मोबाइल फ़ोन है वो उसका 5 है, सॉरी 3 है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए आप, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। डिक्रीज 4.5%, क्लियर है, बताइए कोई तकलीफ समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का बहुत ही आसान सा सवाल है, इस तरह का सवाल हमने एक नहीं बथेरों किए हुए हैं। आइए नेक्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बढ़िया सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और मेरे को लगता है ये सवाल किसका है भैया, ये सवाल है आपके पार्टनरशिप का। कह रहा है ABC 3 पूंजी के साथ 1/3, 1/2, 1/4 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पहले इनके अमाउंट का रेशियो निकाल लो, ABC के 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 अमाउंट का रेशियो निकाल लो, ठीक है ना, ABC के अमाउंट का रेशियो निकाल लो, ठीक है ना, ABC के अमाउंट का रेशियो निकाल लो, ठीक है ना, ABC के अमाउंट का रेशियो निकाल लो, ठीक है ना। A B C के अमाउंट का, तो A B
और सी के डायरेक्ट अमाउंट का रेशियो पहले निकालो। 1/2, 1/3, 1/4। अगर ए को लेंगे तो 4 का 2 8, ठीक है ना। बी को ढकिए, 4 3 12, और सी को ढक लीजिए तो आपका हो जाएगा ये 6। तो ये कट जाएगा भाई, 6 नहीं, एक बार में नहीं कटेगा। 2 3 6, 2 6 के 12 और 2 चौके 8, 4 6 3 का रेशियो आएगा, 4 6 3 का रेशियो आएगा, 4 6 3 का रेशियो आ जाएगा, 4 6 और 3 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनल रेशियो 4 6 3 का आ जाएगा। अब कह रहा है कि 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। 3 महीने बाद ए अपने पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। तो 4 का 50% कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। 3 महीने बाद करता है, ठीक। और बी अपनी पूंजी का 1/3 कम कर देता है। तो बी 1/3 मतलब कितना कम कर देता है, 2। तो कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है भाई, ठीक है ना। 1/3 कम कर देता है तो 6 में 1/3 2 कम करता है तो 4 हो जाता है, ठीक। ए अपनी पूंजी में 50% वृद्धि करता है ना, तो ये तो 6 हो जाएगा। वृद्धि करता है तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6। सी क्या कह रहा है भाई, सी अपनी पूंजी को दुगुना कर देता है। तो 3 का दूना कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। ये क्लियर है। चलो, तो वर्ष के अंत में 51.85 लाख रुपए की कुल लाभ में बी का लाभ बताएं। तो कुल लाभ है हमारा 51.85 लाख। तो कह रहा है बी का हमें प्रॉफिट बताना है। देखिए 3 महीने बाद ये बढ़ा है, 3 महीने बाद ये बढ़ा है, इसका मतलब 3 महीने तक तो ये था, 3 महीने तक तो ये वाला लगा था यूनिट, और 3 के बाद ओवरऑल क्वेश्चन में कंक्लूजन 1 ईयर का है, तो 3 महीने बाद 9 मंथ्स के लिए ये था, 9 मंथ्स के लिए रहा। तो 3 महीने बाद सारे हैं, तो सब में 9 9 का मल्टीप्लाई इधर होगा, और ऊपर सब में 3 3 का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9। इसका मतलब केवल नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चे, 3 महीने बाद में 50% ए बढ़ाया था, तो 4 का 50% मतलब कितना, 2, तो कितना हो गया, 6। तो ये 3 महीने बाद बढ़ाया, तो मतलब 3 महीने तो 4 ही लगा, और बाकी के 9 मंथ्स जो है वो 6 लगा। तो ये भी 3 महीने, ये भी 9 महीने, ये भी 3 महीने, ये भी 9 महीने, क्योंकि सब में 3 महीने के बाद वेरिएशंस किया है वो। तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई टाइम का करेंगे और नीचे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, चूंकि कॉमन था तो इसे हम काट देंगे, अनावश्यक कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, ठीक है, और रेशियो निकाल लो। प्रॉफिट का रेशियो आएगा पूरा डायरेक्ट, तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो देखो 6 3 18 और 18 और 4, तो हो जाएगा 22, ठीक है ना। अब तो क्या है, 12 और 6 कितना जाएगा, 18, और यहाँ हो जाएगा भाई 6 18 2 20, और ये क्या हो जाएगा, 21। तो हमारे प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो हो जाएगा 22 18 और 21। तो हमसे कह रहा है कि बी का प्रॉफिट बता दो, तो बड़े आराम से बता सकते हैं। प्रॉफिट का रेशियो आ गया, पूरा प्रॉफिट जोड़ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए 51.85 लाख से, और बी का जितना गुना जाए उतना बी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन नंबर थोड़ा सा गंदा है। देखो हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस का डेटा कैलकुलेटिव होता है बहुत ज़्यादा, वो पैनिक परेशान करने की कोशिश हमेशा करते हैं, और हम आपको थोड़ा सा चंचल और चालाक बनना पड़ेगा, शार्प IQ वाला बनना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो अपने कैलकुलेशंस में उलझेंगे और हाय हाय पैनिक होकर के कैलकुलेटिव बोल के पेपर बाहर आ जाएंगे, परीक्षा से भी बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि रास्ते दिए गए होते हैं, हम रास्ते को ध्यान नहीं देते, इसलिए हम गलत कर रहे होते हैं, ठीक है ना। रास्ता क्या है, बी का पूछ रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा, तो बी का प्रॉफिट चाहे जो भी होगा बच्चे, लेकिन 18 है ना, बी का प्रॉफिट क्या है, 18 है ना, तो बी का प्रॉफिट चाहे जो भी होगा, 18 मतलब 2 9 18, 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। इसका मतलब राइट आंसर जो बी के प्रॉफिट का होगा वो 9 से कटेगा। तो ऑप्शन में आइए, चेक करिए कौन 9 से कट रहा है भैया, कौन 9 से कट रहा है। देखो सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए, तो 5 3 8 1 9, ए ऑप्शन कट रहा है, ए ही सही है, बाकी कोई 9 से नहीं कट रहा है। आप देख लीजिए 6 3 9 यहाँ 1 आएगा, 8 1 9 यहाँ 7 आएगा, और यहाँ पे देखो 8 1 9 कट जाएगा, 7 और 3 10 2 12 2 1 3 आएगा। तो ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। तो हमारा बी का जो प्रॉफिट होगा वो 15.3 लाख होगा। बताओ ईमानदारी से मजा आया कि नहीं मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा सवाल के सॉल्यूशंस को टैकल करने में। क्लियर। इसका मतलब तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलो हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे बच्चे, हमने ऑप्शंस हिट कर दिया क्योंकि नंबर गंदा था, कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटिव करना पड़ जाता। तो थोड़ा सा खोपड़िया अपना खोल के रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए
अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चा, कह रहा है कि सुधा ने अपनी बचत योजना में ए और बी में 3.5 के अनुपात में 1 से 1/2 वर्ष के लिए निवेश की योजना ए 20% प्रति वर्ष की दर से 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है। मतलब योजना ए है, योजना ए में 20% के एनुअल रेट से छमाही पेशकश किया। देखो कह रहा है ना 20% प्रति वर्ष की दर से 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है। तो जब छमाही हो जाएगा तो रेट अपना आधा हो जाएगा, रेट हो जाएगा अपना 10%। जबकि योजना बी में 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि प्रदान करती है। योजना जो बी है उसमें रेट हमारा 10% वार्षिक है और इसमें छमाही वमाही का चक्कर बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, 10% ही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 152.60 है तो योजना बी में निवेश की राशि बताएं। चलिए आइए देखते हैं। योजना ए में 20% प्रतिवर्ष वार्षिक के रूप से किया है, लेकिन छमाही की काउंटिंग कर रहा था तो ये हमारा 10% हो जाएगा। समय आपका 1.5 साल है तो समय हो जाएगा आपका 3 ईयर, 3 साल, ठीक है ना। तो 10% के रेट से 3 साल का जो एग्रीगेट हमारा कैलकुलेट रेट ऑफ सीआई परसेंट आएगा वो 33.1% आएगा। अब ये मत पूछना कि क्यों और कैसे निकाल दिए सर, क्योंकि मैंने आपको बताया, याद करिए, एक्स्ट्रा एडवांस मेथड याद आ रहा है, 3r/3r² और ये r³ हम कैलकुलेट करते थे ना, इससे एग्रीगेट कंप्लीट रेट ऑफ सीआई परसेंट निकालते थे। तो इस हेल्प से हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और 10% का है तो 10% का हम 2 साल के लिए निकालेंगे, 10% का हम 2 साल के लिए निकालेंगे। तो 10% तो 1.5 साल है, सॉरी 1.5 साल। तो पहले साल 10 और अगले साल 5, 10 5 कितना हो जाएगा 15 और 50.5 15.5, ठीक है ना। एक सही 1/2 साल के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15.5%, 15.5%। तो आप ध्यान देना थोड़ा सा। तो आपका जो 33.1% था वो हमारा यूनिट कितना था, 3 यूनिट था। तो ये 99.3% है। और जो 15.5% का हमारा एग्रीगेट रेट ऑफ सीआई है वो इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 यूनिट पर है। तो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 और 5 × 5 = 25, 7 और 5 × 1 = 5, 2 7, 77.7%, ठीक है ना। ठीक है, 75 और ये 2.5, 77.5, ठीक है ना। इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा बच्चा, इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो डिफरेंस आपका आएगा भैया 21.8%। तो 21.8% की जो वैल्यू है, ब्याज का जो अंतर आएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 152.60, 152.60, ठीक है ना। तो आपका 100% निकालने की बारी हो जाएगी, ठीक है ना, 100% निकालने की बारी हो जाएगी। 1% कहाँ गया भैया, ठीक है ना। देखो इतना परसेंट की वैल्यू ये हो गई। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा हमारा 152.60 डिवाइड बाई 21.8% है। तो बी का पूछ रहा है तो बी 5 यूनिट है, तो 5 और परसेंटेज है तो इधर 0, ठीक है ना। 152.60 और 21.8 इंटू 5 यूनिट बी योजना के अंतर्गत बताना है हमको, इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा कुल कैलकुलेशन करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चा, ये बी ऑप्शन 3500। कैलकुलेट कर लेना आप, 3.00, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस कम है लेकिन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लियर कट साफ साफ लिखा है, आपको पूरी बात अच्छे से शिद्दत से समझ में आ रही होगी। 152.60 डिवाइड बाई 21.8 इंटू बी योजना के अंतर्गत, बी योजना 5 यूनिट है, 5 इंटू 100, 3500 हमारा करेक्ट और राइट आंसर आ रहा होगा। क्लियर है ना। कोई तकलीफ समस्या पेट में दर्द तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल बड़ा ही मजेदार है।
अगला सवाल बड़ा ही मज़ेदार है, इसको हम लोग C9 का हेल्प लेंगे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर है, ठीक है ना। एक पेपर अभी हाल ही फिलहाल में हुआ था ICAR का, एक पेपर हुआ था अभी हाल ही फिलहाल में हुआ था, और उसी पेपर का पूछा हुआ ये एक सवाल है। ये एक सवाल है जो जुलाई के आसपास, जून जुलाई के आसपास के पेपर है ये, तो वहीं से उठाया हुआ ये सवाल है। और उसमें एक एरर है बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एरर ये है कि जहाँ पे लिखा है 0.054 उसके स्थान पे होना चाहिए 0.854, उसके स्थान पे क्या होना चाहिए 0.854, ये होना चाहिए 0.854 होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो 0.054 है वहाँ पे 0.0 नहीं होगा, 854 होगा, ठीक है। C9 लगाइए, मतलब डिजिटल सम का अप्रोच लगा दीजिए। तो डिजिटल सम का अप्रोच लगाएंगे तो देखो ये 5 4 9 ये तो खत्म हो जाएगा, 5 4 9 ये खत्म हो जाएगा, देखो ये 5 4 9 ये खत्म हो जाएगा हमारा फाइनल। तो हो जाएगा भाई इधर तो आ जाएगा हमारा कितना, नहीं नहीं सॉरी ये है ना हमारा 5 4 9 होती है 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और 4 8 चौक 32 3 2 5 प्लस, ठीक है। इधर देखिए भाई, तो इधर 5 4 9 खत्म है, 2 1 3 आएगा यहाँ पे, और 4 3 7 आएगा, और 7 3 21 2 1 3, यहाँ पे 3 होगा, क्लियर। नीचे देखिए तो 7 1 8 हो जाएगा, देखो यहाँ 7 1 8 हो जाएगा, और 4 1 5 8 5 40, तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे देख लीजिए भाई 3 2 5 2 7 2 9, और यहाँ हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5। तो सम डिजिट डिनोमिनेटर का बनाने के लिए 1, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 5 2 10 खत्म, 8 2 9 16, 16 में 6 1 7, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 3 6 1 1 2 और ये 4, तो 7, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सम ऑफ डिजिट हमने लगाया है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऊपर हमारा हो जाएगा 854, 5 4 5 4 9 खत्म, यहाँ 8 बच जाएगा, और यहाँ 4 बच जाएगा, 7 4 2 है ना, तो यहाँ 4 बच जाएगा, 8 और 4 32 3 2 5, यहाँ देखो 5 4 9, यहाँ 3, यहाँ 7 7 3 21 2 1 3, सम ऑफ डिजिट आपको आना चाहिए 4 1 5 और 7 1 8, 8 5 40, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 2 5 2 7 2 9, तो 1 आ जाएगा, तो 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर का सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 1, 8 2 16 6 1 7, तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। कोई डाउट समस्या तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ डिजिट से हमने कर लिया, अच्छे अच्छे सवालों को हमने C9 से सॉल्व किया है, बड़ा ही बेहतरीन अप्रोच है, इसका इस्तेमाल आप करना सीखिए भाई, ठीक है ना। चलिए आपके सामने DI का एक सवाल आ गया, बहुत ही बेहतरीन DI का सवाल है, देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 17 और 19 में कंपनी ए द्वारा उर्वरकों का कुल उत्पादन, ठीक है ना, 17 और 19 में, 17 और 19 में, ठीक है ना, 17 और 19 में, है ना, कंप्लीट 17 और 19, एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है मेरा। चलिए, तो कह रहा है 17 और 19 में कंपनी ये द्वारा उर्वरकों का कुल उत्पादन, ठीक है, और 16 18 और 19 में कंपनी बी द्वारा कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। तो कंपनी ए का 17 और 19 में, कंपनी ए हमारा जो है वो ब्लू वाला है, तो किसमें 17 और 19, तो 17 में और 19 में, तो 17 में तो ये हमारा 17 में तो 200 है, क्यों भाई, क्लियर है, 200 है, प्लस 19, तो 19 में हमारा 150 है, 19 में 150 है, डिवाइड बाई कहाँ गया भैया, कंपनी बी में 16 18 19, 16 18 19, कंपनी बी में 16 16 16 16 16 225, ठीक है ना, 16 में 225 प्लस, देखो ना ये 16 है ना, थोड़ा सा 200 के ऊपर है ना, ये देखो ये थोड़ा 200 के ऊपर है, तो 200 कितना 25, क्योंकि हमारा 250 है पूरा, ये हमारा क्या है 250 है, ठीक है ना। और उसके बाद किस में भैया 18, तो 18 में कितना है भैया, 18 में हमारा 18 18 18 18 में यहाँ देखो ये 150, ये 150 है, थोड़ा सा ऊपर है, तो 175 ले लो इसको, प्लस और 19, तो 19 में देखो भैया हमारा येलो वाला ही 19 में 50 के थोड़ा सा ऊपर है, 50 के थोड़ा सा ऊपर, तो ये 75 है, 75 इंटू 100, ठीक है ना, इंटू 100, तो हो जाएगा हमारा भाई कुल 350 डिवाइड बाई हो जाएगा भाई 5 5 10 5 15 की 5, हाथ में आया 1 और 7 7 14 और 1 15, 15 और 2 17,
7 और 2 1 3 1 4 इंटू 100, तो कैलकुलेट कर लेना 72.3% के आसपास आएगा। अप्रॉक्स ही बताना है, 72.3% के आसपास हमारा नंबर आएगा। 72.3%। कुछ करना नहीं था, केवल डेटा उठाना था, डेटा उठा करके डिवाइड करके परसेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं करना था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आइए बच्चे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 मिनट तक जाती है, 50 मिनट की लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और अगले 90 मिनट के लिए 60, और पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी, तो दूरी क्या होगा भैया? तो स्पीड इनटू टाइमिंग होगा जी, ठीक है, स्पीड इनटू टाइमिंग। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, और आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में, इस बात का ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर बताना है। तो किलोमीटर पर आवर है 60 मिनट है, तो भैया 40 इंटू हमने कर दिया 40, ठीक है, लेकिन आवर मिनट में है, आवर करने के लिए यहाँ पे आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। तो अभी भाग मत दीजिए, चूंकि ये 60-60 दोनों तरफ कट जाएंगे। देखिए 50 मिनट 45 की स्पीड से, तो 45 की स्पीड से 50, और अगला दिया है आपको कि 90 मिनट 60 की स्पीड से, तो 90 मिनट, और ये हमारा 60 की स्पीड से। कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय क्या होगा? तो समय हमारा 40 मिनट है, पहले 40 मिनट है, प्लस 50 मिनट है, 50 मिनट है, प्लस 40 मिनट है, 50 मिनट है, और फिर हमारा 90 मिनट है, फिर हमारा क्या 90 मिनट है। तो नीचे सब के सब मिनट है, और यहाँ भी मिनट ही है। घंटे में करने के लिए यहाँ पे आप 60 से भाग देंगे, यहाँ पे 60 से भाग देंगे, दोनों तरफ कट जाएगा, तो 60 का रोल यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो एवरेज जो स्पीड आएगी, एवरेज जो स्पीड आएगी आपकी, ध्यान दीजिए, तो देखो यहाँ पे देखो ये 0 0 0 और ये सारे 0 हम यहाँ से हटा दिए, तो 4 चौके 16, ये 160 आएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा भैया कितना 5 पचे 25 और 5 चौके 20 2 22, प्लस 9 छक 54 540 डिवाइड बाई 9 9 यहाँ पे 18, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, तो यहाँ आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 0.5, ठीक है ना, और 4 2 5 4 2 6 6 6 12 कि 2 हाथ में है 1, ठीक है, 2 1 3 1 4 5 4 925 बटे 18 आ जाएगा, 925 बटे 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 51/7/8 किलोमीटर पर आवर, 51/7/8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 51/7/8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना? किसी कोई तकलीफ समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 51/7/8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि 60 यहाँ पे दोनों तरफ कट जाता, क्योंकि दोनों तरफ घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि दोनों तरफ सेम ही रोल हो रहा था, तो हमने इसको नहीं किया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8, सही है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे कि 2017 और 19 में कंपनी ए का व्यय समान था। देखा, 17 और 19 में कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर था वो इक्वल है, एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर है, दोनों का एक्सपेंडिचर क्या है? बराबर है, ठीक है। तो 17 और 19 में कंपनी की आय का अनुपात बताएं। देखो 17 और 19 में कंपनी की आय, तो 2017 में कंपनी में ए की जो आय होगी, देखो 17 और 19 में कंपनी की आय का बताएं, ए और बी का, 17 और 19 में, ठीक है ना। कंपनी ए का व्यय समान है, तो 17 19 में कंपनी की आय, ए और बी दोनों लिखना चाहिए था, यहां पे केवल ए ही लिखा है शायद, ठीक है ना। चलो खैर ए मान लेते हैं। तो 2017 में ए का जो हमारा क्या होगा? आय। तो देखो कंपनी ए क्या भैया? ए ब्लू से दिखाया गया यार, ए का ही है। देखो ए का जो व्यय है ना 17 में और 19 में, ए का जो व्यय है ना 17 और 19 में बराबर है, 17 और 19 में ए का व्यय बराबर है, तो ए का आय का अनुपात 17 और 19 में।
तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 17 में आपका 30% है, 17 में आपका 30% है। तो जो इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर बराबर है हमारा, तो जो रेवेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू एक्सपेंडिचर, इस फार्मूले के हिसाब से प्रॉफिट परसेंट इंटू एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर है इंटू प्रॉफिट परसेंट 30, तो हो जाएगा 130%, 130/100। और जो ए का 2019 में इनकम होगा, ए का 2019 में होगा, तो 2019 में ए का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 30 से थोड़ा ऊपर है। ध्यान से देखिए, यही बीच में है, यही है, ये है, देखो ये पॉइंट है, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो 30 और इसके 40 के बीच में है, तो 35 है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो तो सेम ही है, एक्सपेंडिचर का 135 इंटू 100, ठीक है ना। और इसी का रेशियो हमसे पूछा है, इसी का रेशियो हमसे पूछा है, तो इसी का रेशियो पूछा, तो एक्सपेंडिचर कट जाएगा, तो ए बाई बी जो हमारा इनकम आएगा, मेरे को लगता है भैया 5 दूना 10 और 5 छके 30 और 5 दूना 10, 5 सते 35, 26/27, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। 26/27, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 26/27, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना। थोड़ा सा डीआई के सवाल अच्छे मतलब मॉडरेट होते हैं नॉर्मली, अच्छे तो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मॉडरेट ही लेवल के सवाल होते हैं, बहुत टिपिकल है। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा समझदारी और केयरफुल होंगे ना, तो ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाली जो डीआई है वो आपको कभी तकलीफ नहीं करेगी, आसानी से आप कर ले जाएंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कहाँ गए भैया? 8वां तो ये हो गया ना हमारा, हाँ 9वां। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है भैया, और क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में गड़बड़ है। हिंदी में देखो यहाँ लिख दिया है 28%, जबकि वास्तव में 28 नहीं है, 2x% है, 2x। तो इंग्लिश वाले सेंटेंस को ध्यान दें, हिंदी वाला सेंटेंस थोड़ा सा एरर है, त्रुटि हो गई है, ठीक है ना। आइए, कह रहा है कि 3 मार्क प्राइस ऑफ द the mark price of the 800 price of the article 800, it is sold for 538.60 after 3 discount successive discount 10%, x% and 12%. If a single discount of 2x% is given on the mark price, then the selling price is, ठीक है ना। तो देखो 10% है तो 10 to 9 कर लीजिए, और x% है तो x से कर लीजिए y, ठीक है ना। और 12% हो जाएगा आपका भाई 4 3 12 और 4 का 25, तो 25 में से आपका निकल जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 22। क्लियर है? क्लियर है? अब ये भैया आपका जो ओरिजिनल था वो 800 था, और ये जो था आपका डिस्काउंट देने के बाद वो 538.56 आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़े तो 800 और 00 यहाँ पे कर लीजिए, और ये कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 53856, ठीक है ना। और अगर हम इसको काट दें, किससे काटे भैया? 16 से काट दें क्या? तो 16 5 80, ये 5000 हो जाएगा, और 16 से काटेंगे तो ये 3366 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इधर भी देखिए, तो इधर भी कट जा रहा है भाई, 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा ये 11 बार, तो यहाँ 99 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका 25 25, ये 125 हो जाएगा, और ये 99 हो जाएगा, और ये x रेशियो y हो जाएगा, और यहाँ फाइनली 5000, और ये हो जाएगा 336066, ठीक है ना। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो डिस्काउंट परसेंट यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप करना है भाई 15%। हम डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी? 15%। थोड़ा सा नंबर कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट कर लेना आप सब। सॉरी। तो कह रहा है कि 2x% डिस्काउंट दिया जाए तो 2 इंटू 15% क्या हो जाएगा? 30%। तो 30% एग्रीगेट कंप्लीट डिस्काउंट परसेंट है। मार्क प्राइस हमारा कितना है? 800। 800 का 30%, तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 800 का 30%, 800 का यहाँ पे 30%, 3 बटा 10, तो हो जाएगा भाई 8 3 का आपका 24, ठीक है ना। यानी आप ऐसे निकाल लो, 30% डिस्काउंट है तो 70% देना है, 70% देना, 7 बटा 56, 560,
30% क्यों निकालें ना, हम डिस्काउंट देने के बाद 70% निकाल लेते हैं, तो 56, तो 560 कहाँ है भैया, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सक्सेसिव का सवाल है, इस तरह के सवाल हम लोगों ने काफ़ी किए हैं, नंबर थोड़ा सा यहाँ अटपटा सा दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आपके टेस्ट पेपर में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो। लेकिन एग्जाम्स में आपके इस तरह के बहुत ज़्यादा गंदे नंबर रेयरली कभी कभार एक आध दो भाई वो तो दे ही देता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भैया 20668917 एंड 17978 आर डिवाइडेड बाय द greatest number p, the remainder in each case is q. What is the value of p minus q, root p minus q? तो एक काम करिए भाई, कोई ग्रेटेस्ट नंबर p है, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ईच एंड एवरी केस में क्या आता है, सेम ना, आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर p, द रिमाइंडर इन ईच केस इज q, द रिमाइंडर इन ईच केस इज q, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p माइनस q, तो डिफरेंस जरा निकाल दीजिएगा इनका, तो ये 8917 माइनस 266 एंड 17978 माइनस 8917, ठीक है ना, और 17978 माइनस ABBCCA का डिफरेंस निकालिए तो 2066। इसका जो डिफरेंस आएगा उसका HCF हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू P आएगी, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस, जो नंबर गंदा गंदा है आपके टेस्ट पेपर का, मैं डायरेक्ट देखो लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया हुआ है 6851 और ये 9061 और ये आ जाएगा आपका 15912 डिफरेंस आप निकाल लेंगे इसको, और ये जो वैल्यू आएगी इसका आपको निकाल लेना है HCF, ठीक है ना, HCF। तो HCF निकालने का सबसे सही फंडा 221 आएगा। HCF निकालने का सबसे सही फंडा होता है कि इन नंबर्स के बीच का कोई ऐसे दो नंबर जिसके बीच सबसे स्मॉलेस्ट गैप आ रहा है, वो जो स्मॉलेस्ट गैप है वही उसका HCF होगा, या फिर उसका फैक्टर उसका HCF होगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, इन नंबर्स के बीच का आपको वो दो नंबर, कोई दो नंबर पकड़ना है जिसके बीच का स्मॉलेस्ट गैप आए, जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है वही उसका HCF होगा, नहीं तो उसका फैक्टर जरूर इनका HCF होगा। और ये जो HCF है ये वही ग्रेटेस्ट नंबर P है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका सेम आएगा, रिमाइंडर आपका सेम आएगा। तो अब देखिए भैया, रिमाइंडर आपका सेम आएगा तो उठा लो कोई एक नंबर, तो भैया Q निकल आएगा 2066 में अगर हम 221 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा आएगा यहाँ पे 77। तो अब आपको यहाँ पे निकालना है रूट P माइनस Q, P माइनस Q। तो P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 221 माइनस 77, डिफरेंस निकालिए तो आ जाएगा आपका ये 144, 144 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12। कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया, 12 दिस इज अ करेक्ट आंसर, 12 दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे, बताओ, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ये 68519061159112 इसका डिफरेंस, और HCF निकालेंगे 221, वो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका सेम आएगा, जिसकी P की वैल्यू मिल गई तो P की वैल्यू मिल गई तो Q की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, P माइनस Q आपका 144 यानी 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो देखिए, कह रहा प्रॉफिट यदि 2018 में कंपनी को प्राप्त राजस्व 174 करोड़ रुपए है तो उसी वर्ष उसका व्यय रुपए में क्या होगा, उसी वर्ष उसका व्यय रुपए में क्या होगा। तो देखो भाई, उसी वर्ष उसका व्यय एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, जो उसका एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी एक्सपेंडिचर होगा वो आपका रेवेन्यू कितना है 174, और उसी वर्ष किस वर्ष 2018 में प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो 2018 18 दिख नहीं रहा है, 18 किधर गया,
सर ग्राफ तो दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, टेस्ट पेपर में ही हम देख लेते हैं। अपने साथ टेस्ट पेपर लिया है भाई मैंने, जो आपका आज का हुआ था 2018, इसमें तो 18 में 18। देखो भैया, ये है आपका 17 और ये है आपका 18 और बाकी इसके बाद 19, 20, 21 आप क्रम से समझ लीजिए। तो हमको 18 का चाहिए, 18 का है 45, इसका मतलब 145, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, आपका आ जाएगा कितना, 120 आपका करेक्ट आंसर आना है। 120, 100, 120 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा था, 17, 18, 19, 20, 21 है, तो 18 की बात कर रहा था। 18 में क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 45। तो 145 इंटू 100, 120। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई। चलो, डीआई आपकी काफ़ी आसान है, डीआई कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। 12, यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और भिन्न में के हर में 5 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाता है। यदि अंश के में 2 घटाया जाए और मूल भिन्न में 2 के हर में 2 जोड़ा जाए तो यह 1/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न में अंश और हर का योग क्या होगा। देखो, इसको लगाने की कोशिश मत करना चला, वरना भी फिर आप परेशान हो जाएगा। लगाने की कोशिश मत करना। देखो, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, थोड़ा विजुअलाइज करना, बातों को समझने का प्रयास करना। कोई भी एक फ्रैक्शनल पार्ट है एक्स बाई वाई, कोई भी एक ओरिजिनल फ्रैक्शनल पार्ट है एक्स बाई वाई, उसके अंश में हमने 1 जोड़ दिया और उसके हर में हमने 5 जोड़ दिया, उसके अंश में हमने 1 जोड़ दिया और उसके हर में हमने 5 जोड़ दिया, तो ये हो गया तुम्हारा 1/3। ये कितना हो गया तुम्हारा 1/3। वही प्रक्रिया दूसरी बार कह रहा है कि यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और उसके मूल भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 1/5। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, मतलब जो ओरिजिनल ये फ्रैक्शन है आपका x बाई वाई, इसका सम क्या है, इस x प्लस वाई का सम क्या है, इस x प्लस वाई का सम क्या है। तो ये x प्लस वाई का सम क्या है, तो ये बताओ, ये जो सम आया और ये जो सम आया वही ना है, ये चीज सेम ही है कि नहीं बताओ। x में 1 जोड़ने के बाद जो भी फाइनल वैल्यू आई होगी, y में +5 करने के बाद जो भी फाइनल वैल्यू आई होगी, उसी फाइनल वैल्यू का रेशियो है ना ये। तो इसका जो पूरा सम होगा, ओरिजिनल भिन्न का जो हमारा सम होगा, वो जो फाइनल वैल्यू आई इससे डिविजिबल होगा 110%। तो देखो, x बाई वाई का सम पूछा, x बाई वाई का सम इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में किसी का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऑप्शन। तो एक्स वाई का सम जो होगा उसमें क्या जोड़ेंगे, 5 और 1 6, यही तो एक्स्ट्रा भाई। अंश में 1 और हर में 5, तो ओरिजिनल जो आपका फ्रैक्शन है उसके सम में कितना एक्स्ट्रा हम बढ़ा दिए, 6। ओरिजिनल फ्रैक्शन के अंश और हर के सम में कितना बढ़ा दिए, 6। तो जो भी इसका सम होगा उसमें 6 जोड़िए, जो आएगा वो 3 और 1, इसके सम 3 और 1 फाइनल जो सम आ रहा उससे कटना चाहिए। तो 6 जोड़िए, 19 में आप 6 जोड़ दीजिए तो 25 होगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 17 में आप 6 जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा, नहीं कटेगा। और अगर आप 15 में 6 जोड़ दीजिए 21 नहीं कटेगा। 18 में 6 जोड़िए 24, और 24 जो है वो यहाँ 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं 4 से। 6 जोड़ना है, 4 से कटना चाहिए, 6 चौक 24, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा ऑब्जर्वेशन मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। इस ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम पूछ रहा है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन के अंश और हर में 5 और 1 क्या जोड़ दिए, 6। तो x और y का जो सम है उस सम में 6 जोड़ने पर जो नंबर आएगा ना, वो इन 3 और 1 4 से कटना चाहिए, फाइनल सम, फाइनल फ्रैक्शन के सम से कटना चाहिए। तो हमारा जो है x और y का सम अगर 19 है तो उसमें 6 जोड़िए, जो आएगा वो 4 से कटना चाहिए। तो न यहाँ हो रहा है कंडीशन, न यहाँ हो रहा है कंडीशन, न यहाँ हो रहा है कंडीशन, कौन हो रहा है कंडीशन, डी कंडीशन में करेक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप इसको कैलकुलेट करते रहिए भाई, XYZ करते रहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भैया, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 तालिका 17 से 20 के दौरान ए और बी कंपनियों के राजस्व और व्यय को दर्शाती है करोड़ों रुपए में, ठीक है। तो प्रताप जी फिगर ही नहीं दिख रहा है, 17, 18, 19 स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है।
एक मिनट देखता हूँ अगले वाले पे दिख जाए। प्रताप जी क्वेश्चन ही कट रहा है, ये क्वेश्चन ही कट रहा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है ना, डीआई क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसका जो आंसर है ना वो ए ऑप्शन है, आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, 7.5%। ठीक है ना, थोड़ा नंबर यहाँ पे डेटा कट रहा है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन कह रहा है 17 से 20 के दौरान कंपनी बी का औसत व्यय, कंपनी बी का औसत व्यय, कंपनी बी और एक्सपेंडिचर कहां से कहां तक, 17 से 20 तक का, 17 से 20 तक का, तो इनको जोड़िए, 17 से 20 तक के जो भी एक्सपेंडिचर है इनको जोड़िए, और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें उतने का भाग दे दीजिए। औसत निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 17 से 20 तक के जो ऑब्जर्वेशन है उनको सम करिए और उनमें उतने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दीजिए। ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि 17 से 19 के दौरान 19 के दौरान औसत राजस्व कितना प्रतिशत है, डिवाइड बाई 17 से 19 का जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है इसको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दीजिए, और उसका आपसे पूछ रहा है परसेंट इंटू 100 कर दीजिए बस। मतलब बी का एक्सपेंडिचर जोड़ करके नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उनसे भाग, और ए का रेवेन्यू जोड़ करके उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग, डिवाइड कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, आपका आ जाएगा परसेंट वैल्यू 7.5। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, आप इसको तो समझ रहे होंगे, गौर से देखिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये कंडीशंस कब होते हैं, ये कंडीशन आपने देखा होगा ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी 0। तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या देखिए, ए के स्थान पे क्या है 9x माइनस 7, बी के स्थान पे तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, 8 है तो 2 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका ये प्लस 2 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका कितना माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 4x प्लस 11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है ना, अब इसे जोड़ लीजिए यार, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 7 और प्लस 10 माइनस 2x माइनस 12x माइनस 33 बराबर 0। देखिए भाई 12 और 2 ये हो जाएगा 14, 14 में से आप 9 निकालिए तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, यहाँ से देखो भाई अब ये 10 में से 7 निकलेगा, 3 प्लस और माइनस तो हो जाएगा -30, x बराबर -6 आ गया, x बराबर क्या आ गया -6। आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये जानते हैं किसका एक्सप्लोरर है, ये आप एक लॉजिक पढ़े होंगे जो आपसे, देखो हम आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको बताएंगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है। ये एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारी 6 माइनस 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 प्लस 1 तो 30 प्लस 1 तो क्या आ जाएगी 31, 31, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए x, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए अगर, तो आपको मिल जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, बोथ साइड में एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स पावर 4 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि बोथ साइड में हमने एक्स स्क्वायर सब माइनस किया है। तो यहाँ देखो इसको a मानो इसको b मानो, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1
ठीक है ना। अब इसमें आप इसका भाग दे रहे हैं, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 में किसका भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या बचेगा, बचेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बच्चे इस बात को तुम्हें थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अलजेब्रा पढ़ा होगा ना, तो अलजेब्रा में ये प्रॉपर्टीज़, ये कंसेप्ट आपको पहले से आना चाहिए। ये आपके मेंस एग्जाम में कई बार सवाल इस पैटर्न पे पूछ चुके हैं। इसका बड़ा ब्रीफ एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इसके बहुत ब्रीफ यूजेस हैं, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। नहीं पता होगा तो ये चीज़ आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, जैसे अभी हमने लिख दिया ना, आप इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एलोब्रेशन ही नहीं है आपका, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे हमारी बात, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू ये लिख दी और एक्स की वैल्यू पुट कर दी। डायरेक्ट आंसर भैया, बहुत मज़ेदार सवाल था मेरे हिसाब से, तो ये सवाल बहुत ही अच्छा था। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है भाई, ठीक है ना, ये इनटू में है। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक मिनट बच्चे, ठीक है। चलिए, शायद आवाज़ नहीं आ रही थी क्या बच्चे, ठीक है ना, अब आवाज़ आएगी, ठीक है ना, ओके। तो देखो यहाँ पे समझो बात को, ए क्यूब देखो ये 0.99 को ए मान लो, 0.01 को बी मान लो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं कि नहीं, इस कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं कि नहीं, इस कंसेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट आप लिखिए ना, ए माइनस बी, ए क्या है, ये है, बी ये है, ए माइनस बी कर देंगे तो 0.98 आ जाएगा यार, ठीक है ना, 0.98 आ जाएगा, इनटू 0.45 अपॉन 0.49। तो सारे पॉइंट्स को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 98 अपॉन 100 इंटू 45 डिवाइड बाई 49, ठीक है ना। यहाँ से 49 का दूना हमको लगता है ये होगा, ठीक है ना, क्लियर है, 49 का दूना, ठीक, ठीक है ना। देखिए और उसके बाद भी काट दे, यहाँ से इसको काटिए, कितना आएगा भैया, देखो ये 49 को दूना हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, और 5 से काटेंगे तो 10, 5 9 45.9, 0.9 दिस इज अ करेक्ट आंसर, मतलब डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है बच्चे। देखो हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चे, क्लियर है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ बच्चे, लेकिन चलो इस बात को समझ गए नहीं समझ गए आप लोग, सभी लोग समझ गए। बड़े आराम से 49 का दूना 98 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो 50 बार हो जाएगा, फिर इससे काट दो भाई 9 बच्चे 45, और 5 10, यहाँ पे 0.9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है मे बी, लेकिन चलो कोई नहीं, जब दिक्कत होगी तो आप बता देना हमको। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर जी आवाज़ आ रही है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16,
एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, खैर जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 93 और 103 में से घटाया जाए तो दिया गया क्रम में परिणामी संख्याएं असमानुपात में होंगी, तो x+2 और 3x-5 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो देखो x+2 और 3x-5, ठीक है ना, का मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको। तो मीन प्रोपोर्शन रूट में इतना होगा, और ये मीन प्रोपोर्शन क्या होगा ये बोल रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन चाहे जो भी होगा, इन ऑप्शन में से किस कोई एक ऑप्शन ही सेटिस्फाई करेगा। तो हिट एंड ट्रायल का भी एक अप्रोच हो सकता है, और एक अप्रोच तो आपका कंसेप्चुअली है। देखो एक अप्रोच तो आपका कंसेप्चुअली है, हिट एंड ट्रायल का भी अप्रोच हो सकता है। लेकिन अगर कंसेप्चुअली अप्रोच चले तो भैया मान लिया कि 58 माइनस एक्स डिवाइड बाई 79 माइनस एक्स इज इक्वल टू 79 माइनस एक्स अपॉन 103 माइनस एक्स, 103 माइनस एक्स। ये अगर प्रोपोर्शन में है तो कंपोनेंटों और डिपेंडेंटों का कंसेप्ट लगाएंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 7, ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। अब x की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर लीजिए। तो यहाँ अगर x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 51, और यहाँ हो जाएगा 7 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 75 है ना, ये हमारा 75 है, 75 है ना, 75 में 7 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए तो हो जाएगा आपका 68 इज इक्वल टू, यहाँ 7 निकाल दीजिए, 79 में से 7 निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 72, और यहाँ 7 निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 96, ठीक है ना, 4 3 7। अब ये काट के देख लीजिए, ठीक है ना, 17 3 51 और 17 चौका 68 और 24 दूना 72, 24 चौका 96, 24 नहीं 24 का 3 गुना होगा ना, 24 का 3 गुना और 24 का 4 गुना, 3/4, ठीक है ना, करेक्ट है। अब 7 वैल्यू आ गई तो 7 यहाँ पुट कर दीजिए भैया, 7 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 7 + 2 9 इंटू 7 तरीक 21, 21 में से 5 निकाल दीजिए तो हो जाएगा आपका 16, तो 3 और 4 तो 12, करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, और एक हिट एंड ट्रायल का भी फंडा है। हिडन ट्रायल का भी फंडा मैं आपको बता दूं, हिडन ट्रायल का भी फंडा है एक। हमने क्या किया, x यहाँ कर दिया, ये प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में हो गए। इसे कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू 7 ही आएगी, कंपोनेंट एंड डिपेंडेंटो कंसेप्ट लगाएंगे तो 7 ही आएगा, और 7 को पुट करके हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, 3/4 बैलेंस हो गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो कह रहा है कि x+2 और 3x-5 का मीन प्रोपोर्शन बताना है। रूट में इसका मल्टीप्लाई 7 की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे, x की वैल्यू 7 आ गया हमारा 12। डायरेक्ट हिडन ट्रायल से भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या किसके बराबर कर दीजिए, 12 के बराबर कर दीजिए, और 7 की वैल्यू ऐसी पुट करिए कि बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हिडन ट्रायल थोड़ा सा होता है कि करते करते क्या होता है कि ट्रायल करते करते विद्यार्थी खुद ही हिट हो जाता है, ठीक है ना। तो हिडन ट्रायल की तरफ तो हम नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन ये फंडा आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपके पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भैया ए और बी के आय, ए की आय बी से 40% अधिक है। जो ए की आय है ना वो बी से 40% अधिक है। देखो 40% होता है 2/5, 40% अधिक है 2/5, तो अगर ये 5 है तो ये 7 है, 40% अधिक है, ठीक है ना। ए की आय बी से 40% अधिक है, तो भैया बी 5 तो ए 7, और बी का व्यय ए से 66 होल 2/3% है, तो 2/3, तो इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है, ये 3 तो ये 2 है। तो ध्यान दीजिएगा ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। सेविंग हमसे पूछ रहा है ए और बी का, सेविंग पूछ रहा है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए का व्यय, मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर है, जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बराबर है ए का जो व्यय है बी के आय का, बी के इनकम का 1.25 गुना के बराबर है। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है डिवाइड बाई जो बी का इनकम है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 डिवाइड बाई 1, 1.25 डिवाइड बाई 1, तो हो जाएगा भैया 0, तो ये 25, 25 125, 25 चौका 100,
5:4 में सेट करना पड़ेगा। मतलब ए का एक्सपेंडिचर और बी का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर और बी का जो इनकम है वो 5:4 के रेशियो में सेट करना पड़ेगा। ए का एक्सपेंडिचर और बी का इनकम, ध्यान रखना, ए का एक्सपेंडिचर बी का इनकम 5:4 के रेशियो में सेट करना पड़ेगा। तो पहले इनको बराबर कर दीजिए, पहले इनको इक्वल कर दीजिए आप। तो इक्वल तो 3 का मल्टीप्लाई आप यहां कर दीजिए, ठीक है, तो 3 यहां भी करना पड़ेगा। और आप 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो 5 यहां भी करना पड़ेगा। 15 हो गए, बराबर बराबर हो गए। अब जिस रेशियो में है उसका मल्टीप्लाई करके सेट कर दीजिए, क्योंकि ये बराबर कर दिया तो 1 1 हो गया ये। तो ए है 5 इनकम, ए का एक्सपेंडिचर 5, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बी का इनकम 4, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आ गया ना आपका एक्सपेंडिचर इनकम 5:4 का रेशियो में। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 7 चौक 28, 3 कॉमन है आपका, 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 बचे 25, तो 3 तरीक का 9 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है भैया? ये दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ 5 तो यहाँ 5 करना पड़ेगा। दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो हो जाएगा 12, और ये 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और 10 12, 2 का अंतर आएगा, 2 और 5 10, 9:10 करेक्ट आंसर कहाँ गया भैया? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था, ओके क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसा बोला इनकम एक्सपेंडिचर हमने लिख लिया, कंडीशंस को सेट किया, कंडीशन जो बोला इस कंडीशन के अनुसार हमें इसका कंडीशन सेट करना पड़ेगा कि जो ए का एक्सपेंडिचर है और बी का इनकम है वो 5:4 के अनुपात में होना चाहिए। तो ए का एक्सपेंडिचर बी का इनकम बराबर होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर लिया। उसके बाद जैसा दिया था रेशियो उसको बैलेंस करके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, वरना इस सवाल को लोग गलत करके आएंगे, ठीक है ना। और इस तरह के सवाल हम लोगों ने अपने क्लासेस में किए हैं इनकम एक्सपेंडिचर्स पे, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर बच्चे 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। आ रही है आवाज? क्लियर है? चलिए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद राम की आयु, देखो राम की आयु हमने दो 5 वर्ष बाद, राम की आयु को हमने आर ही ले लिया, तो 5 वर्ष बाद तो R+5, ठीक है ना। राम की आयु 5 वर्ष बाद तो R+5, वर्तमान आयु ले लिया हमने R, तो R+5, ठीक है। आयु उस समय कपिल की आयु के दोगुने से 1 कम है, कपिल के आयु के दोगुने से 1 कम है, ये बराबर है, एक इक्वेशन ये हो गया। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद कपिल की आयु, 7 वर्ष बाद कपिल की आयु, तो 7 प्लस के, 7 वर्ष बाद कपिल की आयु, ठीक है ना, 7 वर्ष बाद कपिल की आयु 7 प्लस के, राम की वर्तमान आयु के 2/3 है, तो राम की वर्तमान आयु के 3/2 के बराबर होगी। राम और कपिल की वर्तमान आयु का अंतर बताएं। तो ध्यान दीजिए, यहां से चला एक काम करो, यहां से राम की आयु अगर हम निकालें तो हो जाएगा K+7 × 2/3। राम की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे राम की वैल्यू, तो देखो मल्टीप्लाई होगा 2/3 के प्लस 7 दूना 14/3 प्लस 5, के का मान ये रखेंगे आप, तो देखो 2/3 के 7 दूना 14/3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 2K - 1, ठीक है ना। तो एक काम करो, 2/3 के है ना, ये 3/2 के, उल्टा लिख दिया भैया, उल्टा लिख दिया बच्चे। ये जो है ना आपका 2/3 है, ये 2/3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब जब ये 3/2 हो जाएगा तो इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए, ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पुट करेंगे ना तो हो जाएगा 3/2 के प्लस यहाँ 21/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2K - 1, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने उल्टा पुट कर दिया था। तो K की वैल्यू निकालनी बच्चे, तो 3/1.5 हो जाएगा, उधर ले जाओ, तो 2K - 3/2K इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ, तो 5 1 हो जाएगा 6, ठीक है ना, 5 1 6 और 6 दूना 12, 12 प्लस 21/2, तो हो जाएगा भैया आपका 1.5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ के बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा
ये भी एक इशू आ गया भाई, क्या हो गया इसको? प्रताप जी, क्या हो गया? बच्चे थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, 2 मिनट रुकिए। जी, चलो बच्चे आ गए भाई, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा टेक्निकल इशू भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कभी कभी हो जाती हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं एक बार फिर से इसके सोल्यूशंस पे, ठीक है ना। खैर देखो, 5 वर्ष बाद राम की आयु, तो राम की आयु अगर आर मान लें तो 5 वर्ष बाद जो राम की आयु होगी R+5, उस समय कपिल की आयु के दोगुने से 1 कम है, तो उस समय कपिल के आयु का जो दोगुना है उससे 1 कम है, ये इक्वेशन हो गया। 7 वर्ष बाद कपिल की आयु, तो कपिल की आयु 7 वर्ष बाद 7K, ठीक है ना, कपिल की आयु 7 वर्ष बाद तो K+7, जो कपिल की आयु है 7 वर्ष बाद तो K+7। राम की आयु के 2/3 के बराबर है, तो राम की जो आयु है उसके 2/3 के बराबर है, तो जो राम की आयु आई होगी वो K+7 इंटू 3/2। अब ये जो राम की आयु आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 3/2K प्लस 7×21/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2K-1। 3K/2 को उधर ले जाओ तो 2K-3/2K इज इक्वल टू, इधर ले आओगे तो 6 और ये 6 दूना 12, तो हो जाएगा 12 + 21/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2K इज इक्वल टू 21 और 12 ये 33/2, तो K की वैल्यू आ गई 33 वर्ष, यानी कपिल की आयु तो आ गई 33 वर्ष। अब कपिल की आयु आ गई तो राहुल की आयु, सॉरी राम की आयु निकल जाएगी 3/2 इंटू 33 + 7, तो K+7 है, 33 + 7 तो हो जाएगा 40, तो जो राम की आयु आएगी ये हो जाएगी 60 वर्ष, ठीक है ना। तो राम और कपिल के आयु का अंतर 27 वर्ष, यहाँ भी थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है, सवाल सही है लेकिन ऑप्शन में एरर है, ये 17 नहीं 27 होना चाहिए, डी ऑप्शन होगा, 17 नहीं 27 होना चाहिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शंस में थोड़ा सा एरर है, 17 नहीं 27 होना चाहिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसको इस तरह से हमें इक्वेट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट समस्या तकलीफ किसी बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दो।
16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। एक ठोस गोलाकार धातु की गेंद के बर्तन में गिराया जाता है जो पूरी तरह से डूबा हुआ है और बर्तन में पानी का स्तर 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है ना। गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। बॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई बताओ, जो आपका बेलनाकार बर्तन में एक ठोस गोला डाला जाता है तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। तो ये जो आपका पाई आर स्क्वायर एच है उसमें आप क्या करो, पाई को तो पाई छोड़ दो, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 16, तो 16 इंटू 16 इंटू 9, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर, सारे के सारे सेंटीमीटर हैं। तो चलिए भैया देखिए, अब यहाँ से आपका ये पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका 4 से 1 कटेगा तो 1 4 कट जाएगा आपका, 3 उधर ले जाओ तो आर क्यूब इज इक्वल टू जो हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 3। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। क्यों? क्योंकि देखो 4 यहाँ 3 बार है और 3 यहाँ 3 बार है, 3 और 4 3 का पेयर हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, सरफेस एरिया बताना है उस बॉल का। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर कितना है 12, 12 बढ़ाइए हम 144, तो जाएगा भाई 4 चौके 16 की 6 हाथ में आएगी, 4 चौके 16 की 17, 4 एकम 4 एक 5, 576 पाई हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 19 का डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चे? उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम को वॉल्यूम से बराबर कर दिया, फिर लास्ट में सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है ना। चलो 20वां क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 9600 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2.5 साल वर्षों में 11610 रुपए हो जाती है। 5 से 1/2 वर्ष में उसी राशि की राशि पहले की दर से 3/4 भाग पर कितनी जाएगी? बहुत आसान है। देखो 9600 रुपए है, ठीक है ना, और इतना रुपए की राशि साधारण ब्याज दर से इतना रुपए हो जाती है 2.5 साल में। तो देखो 11616 माइनस 9600, तो मेरे को लगता है 2016, ठीक है ना, ये ब्याज आएगा। 11616 में 9600 घटा दीजिए तो ये ब्याज आ जाएगा, कितने साल का आ जाएगा? 2.5 वर्ष का। तो 1 वर्ष का क्या होगा? ठीक है ना, 1 वर्ष का क्या, देखो इतने वर्ष का ब्याज करा कि राशि पहले ब्याज दर पर इतने भाग पर कितनी हो जाएगी, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, बोलो क्लियर है? क्लियर? तो देखो भाई 9600 पर अब देखो कितना है भैया आपका, तो ये हो जाएगा 2016 डिवाइड भाई किस पे भाई, तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 साल में इतना, तो 1 साल में इतना हो जाएगा। अब कितने साल में पूछ रहा है, कह रहा है 5 से 1/2, तो 5 दूना 10 से 11, 11/2 इंटू 3/4 भाग पर, तो 3/4। इसी को आपको इक्वेट करना है बच्चे, ठीक है ना, इसी को आपको इक्वेट करना है और इसी को इक्वेट कर लीजिए, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। क्यों भाई, क्लियर है? बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ब्याज और ये धन है ना, सॉरी, तो ये तो जोड़ेगा ना, ये प्लस होगा ना बच्चा, ठीक है बउआ, और ये ब्याज जोड़ लीजिए तो कितना आंसर आ गया भैया, तो आंसर आपका आएगा ए, बहुत ही गंदा आंसर है, 12926.40। ठीक है, ये करेक्ट है। क्लियर? बताओ, कोई तकलीफ समस्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर? प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना, बस कंडीशंस है कि 1 साल का ब्याज ये हो जाएगा, और तो बताओ 5 से 1/2 साल के बाद क्या होगा, 1 साल का ये हो जाएगा तो 5 साल का हो जाएगा। रेट क्या होगा, कह रहा है कि उसके रेट का 3/4, तो 3/4 भी कर दिया, तो ये ब्याज और ये धन कुल इतना हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो
21 नंबर। इक्कीस नंबर सवाल, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 21 नंबर सवाल थोड़ा गौर करिएगा। कह रहा दो बर्तन ए और बी, प्रत्येक में 8, ठीक है, क्लियर है ना आवाज? ओके। दो बर्तन ए और बी में देखो 8 लीटर की क्षमता, एसिड और वाटर है। देखो बर्तन ए में जो आपका एसिड और वाटर है, ए में जो आपका एसिड और वाटर है उसका रेशियो 3:1 है, और बर्तन बी में जो एसिड और वाटर है उसका रेशियो है 5:3, ठीक है ना। उसका रेशियो 5:3 है। दोनों की कैपेसिटी जो है वो 8 लीटर की है। तो देखो बी का तो 5 3 8 दिख रहा है, इसका 8 बना लो, तो दुगुना यहाँ भी कर दो और दुगुना यहाँ भी कर दो, तो 6 2 8 हो जाएगा। कैपेसिटी दोनों की बराबर थी, हमने बराबर बना लिया। कह रहा है कि बर्तन बी में है, बर्तन बी से 2 लीटर का घोल निकाला जाता है और ए में मिला दिया जाता है। तो बर्तन बी से 2 लीटर का घोल निकाला गया, बर्तन बी से 2 लीटर का घोल निकाला गया और कितना क्षमता है 8, तो इसका मतलब 1/4 भाग। तो बर्तन बी का 1/4 भाग कहाँ मिलाया गया? ए में। गौर करना बच्चे, बर्तन बी का 2 भाग, कैपेसिटी कितनी है 8, तो 1/4 भाग निकाल के ए में मिला दिया, तो 1/4 भाग निकाल के ए में मिला दिया, तो ए में अब कितना हो जाएगा? ए में अब एसिड और वाटर कितना हो जाएगा, ध्यान दो। तो यहाँ का निकाला कितना 1/4, तो देखो ए 6 तो था ही, प्लस 5 का 1/4, तो ये 5/4 यहाँ मिला दिया। वाटर ए में 2 तो था ही, प्लस बी में जो वाटर था उसका 1/4, तो 3/4 यहाँ मिला दिया। तो फाइनल कितना हो जाएगा भाई? ये 24 5 29/4 और 4 दूना 8, तो 10 11, तो ये 29:11 आएगा, 4 4 कट जाएगा। तो हमारा ए में कितना आ जाएगा फाइनल? 29:11। अब कह रहा है कि अच्छी तरह मिलने के बाद 2 लीटर घोल निकाला जाता है, ए से और बी में जोड़ दिया जाता है, तो अंतिम में एसिड वाटर, आइए अंतिम में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? अब इसमें से भी निकाला जा रहा है 2 यूनिट, ठीक है ना, और कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी 40, मतलब 1/20 भाग। मतलब इसमें से भी निकाला गया 2 यूनिट और अब की बार बी में मिलाया जा रहा है, तो यहां से जब निकाला जाएगा 2 यूनिट तो कैपेसिटी कितनी थी 40, 2 यूनिट 1/20, 1/20 भाग निकाल के मिला दिया गया किसमें? बी में। तो चलो अब बी में एसिड कितना होगा, तो चला ध्यान देना, पहले बी में एसिड 5 था, एसिड 5 था, 1/4 निकाल दिए हो, तो 5 का 3/4, 5 का 3/4, 5 का 3/4 रह गया, और उसके बाद 29 का 1/20 भाग और मिलाओगे तो ये हो जाएगा प्लस 29/11, 29/11 नहीं 29/20। वाटर देखिए, वाटर जो बी में है वो 1/4 आपने निकाल लिया था, तो 3 का बचा कितना? तो 3 का बचा है आपका 3/4 भाग। 3 का कितना बचा है? 3 का 3/4 भाग, 3 का 3/4 भाग बचा। उसमें मिला कितना है? तो वाटर इसका 1/20 मतलब 11/20 प्लस 11/20 प्लस 11/20। समझ में आया? इक्वेशन को बस समझिए, थोड़ा सा घुमा रहा है। फिर से बता दूं आपको, तो ये 5 का 1/4 निकला तो 3/4 बचा, 5 का 3/4 बचा, लेकिन ये देखो यहां से निकाला गया है 1/20 भाग, तो 29 का 1/20 यहां 29/20 मिला दिया। वाटर 3 का 1/4 निकला, 3/4 बचा, प्लस यहां का 1/20 मतलब 11/20 मिला दिया गया। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 13/7 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। 13:7, 13:7 वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन हमने किया, बस थोड़ा सा दिमाग में केयरफुली आप इस पॉइंट्स को रखना, आराम से ग्रेड कैलकुलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। थोड़ा सा आज प्रताप जी हमको परेशान कर दिए, बिल्कुल फास्ट कर दिए, थोड़ा सा आज कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच में हम लोग इंटरप्ट हो जा रहे हैं।
तो प्रताप जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट चलिए, हमारा टेस्ट सिस्टम में तो कुछ इश्यूज है ना। अब इतनी मेहनत कर ली कि तो 4-5 सवाल के लिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट चाहे थोड़ा समझ लेते हैं इस सवाल को क्या कह रही है। 22 नंबर सवाल जो है वो गलत है, ठीक है ना, तो इसको तो हमें करना ही नहीं है। ये मत सोचना बच्चे कि सर जल्दी करना, नहीं, गलत है ये सवाल। इसमें एक डेटा मिसप्रिंट हो गया है बच्चे। कह रहा है एक दुकानदार अपनी 1/3 वस्तु का 25% भाग, शेष वस्तु का 1/4 40% हानि पर, और शेष वस्तुओं का 13 वस्तुओं की लागत, तो कुल वस्तु कितनी है हमको नहीं पता है। 13 आर्टिकल दे दिया, तो डेटा सफिशिएंट इस सवाल में नहीं है, कुछ इशू है जिसकी वजह से इसका आंसर वैसे हम नहीं दे सकते। क्लियर? ओके, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं, बस थोड़ा सा और 2 सवाल। प्रताप जी संभाल के रखिएगा अपने सिस्टम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पानी 1.04 मीटर व्यास के एक पाइप के माध्यम से 1.25 मीटर पर सेकंड की गति से एक आयताकार टैंक में बह रहा है जो 60 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा, और वह समय घंटे में क्या है जिससे टैंक में जनस्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, एक टैंक है, एक क्यूबाइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू टाइम इंटू स्पीड, ठीक है ना। इन दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए। जो पानी से फ्लो हो रहा है, जो पाइप का पानी का फ्लो हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम हो भाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू स्पीड, इनको बराबर इस फार्मूले पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इस फार्मूले पे ही वैल्यू पुट कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो क्या हो गया भैया, कितना मीटर लंबा है, 60 मीटर लंबा है, ठीक है ना। कितना मीटर चौड़ा है भैया, 44, ठीक है ना। और इंटू ये कितना है भैया, समय 7 सेंटीमीटर स्तर, तो 7 सेंटीमीटर इसको मीटर में बना लो, इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है भाई, आर तो देखो आपका डायमीटर दिया है 0.14, तो आर कितना हो जाएगा, तो 0.0 इंटू 0.07 इंटू 0.07, ठीक है ना। इंटू टाइमिंग हमें बतानी है, स्पीड दिया है, तो देखो इंटू 1.25 इंटू 60 इंटू टी, ठीक है ना। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो टी बराबर, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी बराबर हो जाएगा 60 इंटू 44 इंटू 7/100 डिवाइड बाई पाई इंटू 0.07 इंटू 0.07 इंटू 1.25 इंटू 60। अब इसे कैलकुलेट करना, चला कैलकुलेट कर लेना भाई, 3 दूना 6 7 8 8/3 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन करना भाई, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में निकलेंगे बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर लें, 2 सवाल अपना और बचा हुआ है बच्चे, ठीक है ना। इतने समझदार तो आप हैं ही, किसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आएगा 8/3, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी थोड़ा सा एरर है भाई, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा इसका भी सोल्यूशन हम लोग करने से पहले क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा। कुछ एरर है मेरे हिसाब से, हमको जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ कुछ न्यूमेरिक नंबर है, मे बी 3 या कुछ समथिंग, यहाँ कुछ एक नंबर है, ठीक है ना, जिसके बाद ही इसका सोल्यूशन हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ एरर हमको लग रहा है, अब क्या है एग्जैक्टली उसको देखा जाएगा बाद में। तो इसमें भी कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है सवाल में ना, तो इसको भी हम थोड़ा इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को जरा ध्यान से देखिए। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 है। देखो ट्रेन जो ए की लंबाई है वो बी की लंबाई का 4/5 है। ट्रेन ए की लंबाई जो है वो बी की लंबाई का 4/5 है। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए बाई बी 4/5, ये लंबाई का है। कह रहा है ए और बी की गति है 63 और 54 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड का समय लेते हैं। तो ये बताओ भैया, 15 सेकंड का पार करने में, तो जब ए और बी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है और 15 सेकंड का समय ले रही है, तो हम दोनों ट्रेन जब क्रॉस करेंगे तो
अपनी भी लेंथ चलेंगे और सामने वाले की भी लेंथ चलेंगे, तो दोनों ट्रेन ए और बी की जो मिला के लेंथ होगी तभी ना क्रॉस हो पाएगा। अब जैसे ट्रेन ए और बी क्रॉस करेंगे तो अपनी भी लेंथ जाएंगे, ट्रेन बी की लेंथ भी जाएंगे। तो हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं फाइनल डिस्टेंस ए और बी क्रॉस करने का कंप्लीट। तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगा, तो 63 और 45, तो 5 3 8 और 6 4 10, 108 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में है तो अगर हमको इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनटू समय क्या है हमारा, 15 सेकंड का हमारा समय है, 15 सेकंड का हमारा समय है, ठीक है ना। तो ये कुल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी d। लेकिन ये जो कुल डिस्टेंस आ रही है ना, इस कुल डिस्टेंस का हमें a का निकालना है, क्योंकि आगे बोल रहा है कि 90 किलोमीटर की गति से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन a को पार करने में कितना समय लेगा। तो a को पार करने के लिए a की लेंथ चाहिए। तो ये तो कुल डिस्टेंस आ गई, ए बी को क्रॉस कर रही थी तो ए और बी मिला के कुल दोनों ए और बी दोनों ट्रेन मिला के लेंथ आ जाएगी हमारी। लेकिन हमें ए का बताना है, तो कुल लेंथ हमारी कितनी यूनिट है, तो दिया हुआ है हमारी कुल लेंथ कितना है, दिया ना ए की जो लेंथ है वो बी का 4/5, तो ए बी का कुल लेंथ 9 है, जिसमें ए कितना है 4 यूनिट। तो यहाँ पे 4/9 भी कर दीजिए आप, तो यहाँ पे 4/9 भी कर दीजिए, यहीं पे 4/9 भी कर दीजिए। तो जो d होगा वो क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। तो d हमारा कैलकुलेट कर लीजिए, 4/9 पूरे का 4/9 है, तो थोड़ा सा एक काम करिए, इसको ऐसे करिए, फोर बाई नाइन, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। 4/9 कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 18 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 से 9 9 15, 5 नहीं 15 5 200 मीटर। डी की वैल्यू कितना आएगी 200 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया डी का वो ए का आ गया भाई, ये डिस्टेंस जो है वो ए का आ गया, क्योंकि कंप्लीट का 4/9 हमने ए का निकाल दिया। अब कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी को ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा, जबकि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं। अब सी और ए को पार करना है ना, सी ए को पार कर रहा है, सी ए को पार कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। तो जब सी ए को पार करेगा तो ए की लेंथ 200 मीटर और सी है 160 मीटर, तो जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइमिंग होगा वो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 360, क्यों, क्योंकि 200 ये और 160 ये, और हमारा स्पीड डिफरेंस निकलेगा चूंकि दोनों एक डायरेक्शन में है। तो सी का तो 90 है और ए का कितना है 63 है, तो 90 और 63 27 का गैप आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इसको भाई ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड करना है, तो 5/18, तो इनटू यहाँ कर दो 18/5 डायरेक्ट, ठीक है ना। ये जो 27 है ये किलोमीटर पर आवर में आएगा ना, मीटर पर सेकंड करना है 5/18 करेंगे, तो 18/5 डायरेक्ट यहाँ यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर लो भाई, ये कट जाएगा आपका 5 6 30 और 5 7 35, सॉरी 5 7 35, 5 दूना 10 और यहाँ पे 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 3 से काट दीजिए इसको, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा, 24 दूना 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। मतलब कौन सा ऑप्शन सही भैया, सी और डी ऑप्शन सही है बच्चे, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, क्लियर है ना, 48 सेकेंड। कंप्यूटर जी बताइए सही है, 48 सेकेंड। तो 48 सेकेंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये टाइम एंड डिस्टेंस का, थोड़ा सा केयरफुल रहना था। तो चलो बच्चे, आज के सेशन में हमने चीज़ें बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करी और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया एक एक सवाल, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इशू बीच में आया, लगा तो कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, बीच में छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रताप जी ने संभाल दिया और लास्ट तक हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट हर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए सभी लोग, व्यस्त रहिए और हम लोग जो है सेशन को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।